बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सही सोचना जरूरी है, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि सही सोचते कैसे हैं। जिंदगी में हर छोटा बड़ा फैसला हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है, चाहे वो करियर से जुड़ा हो, रिश्तों से या फिर पैसों से। हमारी सोच की स्पष्टता ही हमारे भविष्य की दिशा तय करती है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम कई बार बिना वजह परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते हैं और अक्सर ऐसा लगता है जैसे हमारी सोच किसी धुंध में खो गई हो। यही धुंध साफ करने आई है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। यह किताब एक दर्पण है जो हमें हमारे ही मानसिक भ्रमों से रूबरू कराती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको अपने मन के भीतर झांकने, अपने डिसीजंस पर सवाल उठाने और उन्हें बेहतर बनाने की क्षमता देता है। आप सोच रहे होंगे, मुझे तो ठीक ठाक सोच आता है, फिर ऐसी किताब क्यों पढ़नी चाहिए? लेकिन क्या आपने कभी इंपल्सिव शॉपिंग की है? क्या कभी आपने बिना सबूत के किसी पर भरोसा कर लिया? या फिर कभी ग्रुप में सबके कहने पर कोई फैसला ले लिया, भले ही दिल में कुछ और चल रहा हो? अगर हां, तो यकीन मानिए आप भी उन मेंटल ट्रैप्स में फंस चुके हैं जिनके बारे में इस किताब में बारीकी से बताया गया है। हमारा यह वीडियो आपको सिर्फ एक समरी नहीं देगा, बल्कि आपको एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल जर्नी पर ले जाएगा। हम जानेंगे कैसे हमारा दिमाग हमें हर दिन छोटी छोटी चालों में फंसाता है और कैसे हम उन ट्रैप्स से खुद को बचा सकते हैं। हम बात करेंगे कंफर्मेशन बायस, अथॉरिटी बायस, लॉस अवर्जन और उन साइकोलॉजिकल इल्यूजन्स की जो आपकी जिंदगी की क्वालिटी को साइलेंटली प्रभावित कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और दिल छू लेने वाले रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो आपके सोचने के नजरिए को अंदर से बदल देंगे। आप जानेंगे कि स्मार्ट थिंकिंग सिर्फ IQ से नहीं आता, बल्कि यह एक आर्ट है, एक क्लैरिटी है जो हर इंसान सीख सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हों, बिजनेस पर्सन, कंटेंट क्रिएटर या किसी कंपनी में काम करने वाले प्रोफेशनल। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने हर डिसीजन में एक नई समझ पाएंगे, एक नई गहराई। इस वीडियो में आपको वही डेप्थ मिलेगी जो एक दोस्त देता है, जो आपको सिर्फ सुनता नहीं बल्कि समझता भी है। तो चलिए इस इमोशनल और लॉजिकल जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहां हम मिलकर सीखेंगे साफ, सटीक और समझदार सोचने की कला। क्योंकि एक बार सोच साफ हो जाए तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैप्टर 1, पुष्टि पूर्वाग्रह। क्या कभी आपने किसी व्यक्ति को यह कहते सुना है, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा? या फिर आपने खुद ही किसी नई बात को मानने से पहले गूगल पर वह चीज सर्च की हो जो पहले से आपके मन में चल रही थी, ताकि आपको वही जवाब मिले जो आप सुनना चाहते थे? यही है इंसानी दिमाग की सबसे आम और खतरनाक सोचने की भूल, पुष्टि पूर्वाग्रह यानी कंफर्मेशन बायस। सोचिए, एक इंसान है, उसका मानना है कि उसके पड़ोसी उस पर नजर रखते हैं। अब वो क्या करेगा? वो हर रोज हर छोटी छोटी बात को इस नजर से देखने लगेगा कि देखा, फिर से वही किया, मुझे घूरा, मेरी बात सुनी। हालांकि सच्चाई कुछ और हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी ही सोच को बार बार सच साबित करता रहेगा। दिमाग अपने ही बनाए भ्रम में सबूत ढूंढने लगता है और यही सोच धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। एक और उदाहरण लीजिए। एक मां को लग रहा है कि वैक्सीन बच्चों के लिए खतरनाक है। अब इंटरनेट पर वो क्या सर्च करेगी? वैक्सीन्स आर हार्मफुल फॉर किड्स। और जैसे ही वो कुछ ऐसा पढ़ती है जिसमें उसकी सोच को थोड़ा सा भी समर्थन मिले, उसका यकीन और मजबूत हो जाता है। वो उन हजारों रिपोर्ट्स, रिसर्च और डॉक्टर्स की बातों को नजरअंदाज कर देती है जो कह रहे हैं कि वैक्सीन जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ उन्हीं बातों को चुन रहा है जो उसके पूर्व निर्मित विश्वास को पुष्ट करें। हम सब अपने अपने बबल में जी रहे हैं। हम किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हैं, किसी सोच को सही मानते हैं या किसी धर्म, जाति, विचारधारा के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं और फिर उसके पक्ष में ही जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। यूट्यूब के एल्गोरिदम से लेकर सोशल मीडिया तक सब हमारी इस सोच को फ्यूल करते हैं। हमें वही दिखाया जाता है जो हम पहले से मानते हैं। हम उन लोगों से घिरे रहते हैं जो हमारी सोच से सहमत हों, और जो डिसएग्री करे हम उसे ब्लॉक या इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे हम सोचने की क्लैरिटी खो देते हैं और भ्रम को सच मान बैठते हैं। एक स्टूडेंट को लगने लगता है कि वह मैथ्स में कमजोर है। अब वह हर बार जब कोई सवाल गलत करता है तो खुद को यही कहता है, मुझे तो आता ही नहीं।
जबकि कभी कभी वो सही भी करता है, लेकिन उसका कंफर्मेशन बायस उसकी गलतियों पर जोर देता है। यही बायस धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। असल चुनौती यह नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि यह है कि हम यह क्यों सोचते हैं। क्या हमारी राय तर्क पर आधारित है, या हमने बस मनपसंद सबूतों को चुनकर एक इल्यूजन बना लिया है। कॉन्फर्मेशन बायस का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है जब हम दूसरों की सोच को जज करने लगते हैं, लेकिन खुद की सोच को डिवाइन ट्रूथ मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम जो मानते हैं वो एब्सोल्यूट सच है, और फिर हम हर जानकारी को अपनी फिल्टर की हुई नजरों से देखते हैं। दुनिया का हर तर्क, हर तथ्य, हर बहस हमारी सोच के घेरे में कैद हो जाती है। लेकिन यही तो वो जाल है जिसमें हम अपने डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, करियर और इवन हेल्थ तक को रिस्क में डाल देते हैं। सच्ची सोच की शुरुआत तभी होती है जब हम अपनी सोच पर सवाल उठाना शुरू करें। क्या मैं सिर्फ वही सुन रहा हूं जो मुझे अच्छा लगता है? क्या मैं वो सब अनदेखा कर रहा हूं जो मेरी राय के खिलाफ है? क्या मैं सचमुच ओपन माइंडेड हूं? रॉल्फ डोबेली ने यह ब्यूटीफुली समझाया है कि इंसानी दिमाग कोई अनबायस्ड कंप्यूटर नहीं है। ये एक इमोशनल मशीन है जो बार बार अपने ही विचारों को वैलिडेट करने में लगी रहती है। और जब तक हम इस ट्रैप को पहचान कर इससे बाहर नहीं निकलते, तब तक हम खुद को कभी साफ सोचने वाला इंसान नहीं बना सकते। तो अगली बार जब आप कोई राय बनाएं तो खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं सच देख रहा हूं, या सिर्फ वही जो मैं देखना चाहता हूं? साफ सोचने की शुरुआत वहीं से होती है जहां से अपनी सोच पर शक करना शुरू होता है। चैप्टर 2, मानसिक असमंजस। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन अंदर से एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा हो, जैसे दो विचार आपस में टकरा रहे हों। एक कह रहा हो ये सही है, और दूसरा कह रहा हो नहीं, ये गलत है। मन का ये टकराव, ये उलझन, जिसे आप साफ साफ महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, इसी को कहते हैं मानसिक असमंजस या कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब सोचिए, एक इंसान है जो खुद को ईमानदार मानता है। वो अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति मानता है जो गलत काम नहीं करता, कभी धोखा नहीं देता। लेकिन एक दिन वो अपने ऑफिस से एक छोटी सी चीज, मान लीजिए एक पेन, चुरा लेता है। अब क्या होगा? उसके दिमाग में एक टकराव शुरू हो जाता है। एक तरफ उसका विश्वास है, मैं ईमानदार हूं, और दूसरी तरफ उसका किया हुआ काम है, मैंने चोरी की। यही टकराव उसके मन में बेचैनी पैदा करता है। अब यहां होता है इंसानी सोच का सबसे दिलचस्प खेल। हमारा दिमाग इस टकराव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो कोई एक कहानी बनाता है ताकि उसे शांति मिल सके। जैसे वो खुद को समझाएगा, ये तो सिर्फ एक पेन था, कोई बड़ी बात नहीं, ऑफिस वाले खुद ही तो सब फालतू खर्च करते हैं, वैसे भी मेरी मेहनत का पैसा है। और बस, उसकी सोच ने उस टकराव को खत्म कर दिया, लेकिन सच नहीं बदला। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली इसी तरह के हजारों टकरावों को उजागर करता है जो हमारे दिमाग में हर दिन होते हैं और जिनका हमें अंदाजा तक नहीं होता। हम जब अपने व्यवहार और अपने विश्वासों के बीच टकराव महसूस करते हैं तो हम अक्सर अपनी सोच को मोड़ते हैं, अपने कर्मों को नहीं। क्योंकि सोच को बदलना आसान होता है, लेकिन खुद को बदलना दर्दनाक। इस मानसिक असमंजस की वजह से इंसान कई बार ऐसे फैसले लेता है जो उसके नैतिक मूल्य, उसकी खुद की सोच और सच्चाई के बिल्कुल विपरीत होते हैं। एक स्मोकर को ही देखिए, वो जानता है कि स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी पीता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो कहता है, जिंदगी में किसी न किसी चीज से तो मरना ही है। ये उसका तरीका है उस टकराव को शांत करने का। हम खुद से झूठ इसलिए नहीं बोलते कि हम बुरे इंसान हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमें टेम्पररी कंफर्ट देना चाहता है। लेकिन यही टेम्पररी कंफर्ट धीरे धीरे एक ऐसी परमानेंट इल्यूजन बन जाती है जो हमें धीरे धीरे खोखला कर देती है। मानसिक असमंजस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम अपने मन की इन टकराहटों को पहचानना शुरू कर देते हैं, तभी हम सच के करीब पहुंचते हैं। तभी हम अपने फैसलों में सुधार ला सकते हैं, अपने विचारों और कर्मों के बीच हार्मोनी बना सकते हैं, और तब जाकर हमारी सोच वाकई क्लियरली काम करना शुरू करती है। तो अगली बार जब आप कोई ऐसा काम करें जो आपके विश्वास से टकराता हो, ठहरिए, सोचिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं खुद से सच बोल रहा हूं या सिर्फ अपने दिमाग को तसल्ली दे रहा हूं? यही वो अवेयरनेस है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। यही वो क्लैरिटी है जो जीवन को बेहतर बनाती है। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपके दिमाग का आईना है, और मानसिक असमंजस
उस आईने का सबसे सच्चा रिफ्लेक्शन है। चैप्टर 3, उपलब्धता, पूर्वाग्रह। इमेजिन कीजिए आप किसी न्यूज चैनल पर देख रहे हैं एक भयानक प्लेन क्रैश जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। विजुअल्स इतने डरावने हैं कि कुछ पल के लिए आपकी सांसें रुक जाती हैं। अगले दिन आपको एक लंबी दूरी की यात्रा करनी है और आप सोचने लगते हैं, क्या मैं फ्लाइट से जाऊं या ट्रेन से? और बिना ज्यादा सोचे आप ट्रेन को चुन लेते हैं क्योंकि आपके मन में वो डर बैठ गया है। फ्लाइट अनसेफ है, लेकिन अब एक सवाल पूछिए खुद से, क्या वाकई फ्लाइट्स ट्रेन से ज्यादा खतरनाक हैं? रियलिटी यह है कि स्टैटिस्टिकली फ्लाइट्स दुनिया का सबसे सेफ ट्रैवल मोड है। फिर भी हमारे दिमाग में डर ज्यादा क्यों बैठ गया? यही है उपलब्धता पूर्वाग्रह, यानी अवेलेबिलिटी बायस। हमारा दिमाग उस जानकारी को ज्यादा सच और महत्वपूर्ण मानता है जो हमें आसानी से याद आ जाती है या जो हमने हाल ही में देखी सुनी हो। चाहे वो किसी फिल्म का डरावना सीन हो, व्हाट्सएप पर आया हुआ फॉरवर्डेड वीडियो या टीवी न्यूज की कोई खबर, अगर वो हमारे सामने ज्यादा बार आती है तो वो हमारे दिमाग में एक परमानेंट सच बन जाती है। लेकिन वो सच नहीं होता, सिर्फ ज्यादा उपलब्ध होता है। एक कहानी सुनिए। रोहित एक बहुत ही स्मार्ट और लॉजिकल सोच वाला लड़का था, लेकिन 2020 में जब महामारी फैली तो हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर व्हाट्सएप ग्रुप पर एक ही चीज वायरल थी, मौत, डर, डर और बस डर। अब भले ही रिकवरी रेट बहुत हाई था और एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं, फिर भी रोहित का दिमाग एक ही बात सोच रहा था, अब मेरी बारी है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उन घटनाओं को ज्यादा सच मान रहा था जो ज्यादा बार और ज्यादा भावनाओं के साथ उसके सामने आ रही थीं। वो सोच लॉजिकल नहीं रही थी, वो इमोशनल हो चुकी थी। अवेलेबिलिटी बायस हमें वहीं तक सोचने देता है जो हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं या बार बार हमारे सामने लाया गया है। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम रेयर इवेंट्स को कॉमन मानने लगते हैं और कॉमन इवेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। जैसे लोग टेररिज्म से तो डरते हैं लेकिन स्मोकिंग या अनहेल्थी लाइफस्टाइल से नहीं, जबकि स्मोकिंग हर साल लाखों लोगों को मार देती है। लेकिन क्योंकि उसका डर ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनता, इसलिए वो हमारे दिमाग में उतनी गहराई से नहीं बैठता। सोचिए, अगर आपकी डिसीजन मेकिंग ऐसी बायस पर टिकी है जो सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आपने क्या देखा है, क्या सुना है, तो क्या आप सच में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पा रहे हैं? द आर्ट ऑफ थिंकिंग। क्लियरली में बताया गया यह बायस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, रिश्तों, करियर, पॉलिटिक्स, यहां तक कि फाइनेंशियल डिसीजंस को भी साइलेंटली मैनिपुलेट करता है। हम उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें मीडिया ने हाइप किया होता है। हम उन्हीं ब्रांड्स को चुनते हैं जिनका ऐड बार बार आता है। हम उन्हीं लोगों पर भरोसा करते हैं जिन्हें हमने ज्यादा बार देखा है, भले ही वो उसके लायक ना हो। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप हर बार सोचने से पहले ये पूछें कि क्या ये जानकारी मुझे इसलिए सही लग रही है क्योंकि ये सच है, या इसलिए क्योंकि मैंने इसे बहुत बार सुना या देखा है, तो आपकी थिंकिंग पावर कितनी साफ और अनबायस्ड हो जाएगी। सोच की क्लैरिटी वहीं से आती है जब हम अपने दिमाग के इन इल्यूजन्स को पहचानना शुरू करते हैं। अवेलेबिलिटी बायस को समझना और इससे बाहर निकलना किसी वेल को हटाने जैसा है जिससे असली दुनिया दिखने लगती है। अब अगली बार जब कोई वायरल खबर, डरावना वीडियो या इमोशनल मैसेज आपकी सोच को छूने लगे, तो एक पॉज लेना और खुद से पूछना, क्या यह सच्चाई है या सिर्फ उपलब्धता की चाल? यही होता है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली की असली शुरुआत। चैप्टर 4, प्रारंभिक जानकारी की पकड़। मान लीजिए आप किसी दुकान में गए और वहां एक घड़ी देखी जिसकी कीमत थी 20,000। आप थोड़े हैरान हुए। फिर दुकानदार कहता है कि आज उस पर 50% की छूट है, यानी आपको वो घड़ी सिर्फ 10,000 में मिल जाएगी। अब आप सोचते हैं, वाह, 10,000 की घड़ी नहीं, ये तो 20,000 वाली है जो मुझे सस्ते में मिल रही है जी, और आप खरीद लेते हैं बिना ये सोचे कि क्या वो घड़ी सच में आपके काम की थी या क्या आप वैसे भी 10,000 की घड़ी खरीदना चाहते थे। यह जो हमारी सोच में पहली कीमत यानी 20,000 बैठ गई थी, उसी का नाम है एंकरिंग इफेक्ट, यानी प्रारंभिक जानकारी की पकड़। इंसान का दिमाग इस तरह से बना है कि वो जो पहली जानकारी सुनता है वही उसकी सोच और निर्णय का आधार बन जाती है, चाहे वो जानकारी सटीक हो या भ्रामक।
यही वजह है कि जब आप किसी इंटरव्यू में सैलरी नेगोशिएट करते हैं और सामने वाला पहले ही एक फिगर बोल देता है, तो आपकी सोच उसी आंकड़े के इर्द गिर्द घूमने लगती है, भले ही आपकी असली वैल्यू कुछ और हो। अब जरा सोचिए, यही एंकरिंग हमारी जिंदगी में रिश्तों से लेकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस तक हर जगह साइलेंटली काम करती है। अगर आपको शुरू से यही कहा गया कि तुम एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपके अपने बारे में सोचने का तरीका भी एवरेज बन जाता है। अगर किसी लड़की को बचपन से यही सुनाया गया कि तू लड़कों जैसे काम मत कर, तो उसकी सोच की सीमा वहीं बन जाती है। एक मजेदार साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में लोगों से कहा गया, क्या गांधी जी की उम्र 120 साल से ज्यादा थी जब उनका निधन हुआ? फिर उनसे पूछा गया, उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र क्या रही होगी? जिन लोगों को पहले 120 साल वाली बात कही गई थी, उन्होंने अधिक उम्र का अंदाजा लगाया, जबकि बाकी लोगों ने कम। यह साबित करता है कि एक रैंडम संख्या भी हमारे दिमाग में एंकर बन सकती है। सोचिए, हम कितनी बार कोई फैसला सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि शुरुआत में जो सुना, देखा या महसूस किया, वो हमारी सोच पर छा गया। चाहे वो किसी प्रोडक्ट की कीमत हो, किसी इंसान की पहली छवि हो, या फिर समाज के द्वारा बनाया गया कोई नजरिया, हम उसी एंकर से बंध जाते हैं और बार बार उसे ही सही मानते हैं। इस मानसिक जाल की सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसमें फंस चुके हैं। हम समझते हैं कि हम लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं, पर असल में हम एक पुराने एंकर के इन्फ्लुएंस में होते हैं। तो सवाल यह है, क्या इससे बचा जा सकता है? हाँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच पर शक करना सीखना होगा। जब भी कोई फैसला लेने जाएं, खरीदारी हो, रिश्तों से जुड़ी कोई बात हो या फिर फ्यूचर प्लानिंग, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह विचार मैंने खुद चुना है या ये किसी और की दी हुई शुरुआती जानकारी की पकड़ है? इस समझ से आप सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि सेल्फ अवेयर थिंकर बनेंगे, और यही तो है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। सोच की उस धुंध को हटाना जो बाहर नहीं हमारे अंदर होती है। तो अगली बार जब कोई बड़ी चीज डिसाइड करें, चाहे करियर हो या रिलेशनशिप, तो पहले उस एंकर को पहचानिए जो आपकी सोच को दिशा दे रहा है, क्योंकि क्लैरिटी वहीं से शुरू होती है जहां हम पहली बार अपने सोचने के पैटर्न को समझते हैं। चैप्टर 5, अत्यधिक आत्मविश्वास। एक बार एक नौजवान एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस आइडिया में इतनी जान फूंक दी कि उसे लगा अब तो बस सब कुछ बदलने ही वाला है। प्लान परफेक्ट था, प्रोडक्ट यूनिक था और उसके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस था। इतना कि उसने अपने सारे पैसे, अपनी सेविंग्स और दोस्तों से लिया हुआ कर्ज उस आइडिया में झोंक दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब मार्केट ने उसका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी सोच गलत हो सकती है। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये हम सबकी है। जब भी हमारे अंदर अत्यधिक आत्मविश्वास आ जाता है, हम समझने की कोशिश ही नहीं करते कि सामने वाला क्या सोच रहा है, परिस्थितियां क्या कह रही हैं या गलतियां कहां हो सकती हैं। हम बस खुद को एक ऐसा हीरो मान लेते हैं जो कभी गलत हो ही नहीं सकता। रॉल्फ डोबेली इस ह्यूमन फ्लॉ को ओवर कॉन्फिडेंस बायस कहते हैं, यानी जब इंसान को खुद पर इतना ज्यादा भरोसा हो जाता है कि वो अपने निर्णयों में गलती की गुंजाइश ही नहीं मानता। ये भरोसा इतना गहरा होता है कि अगर सामने सच्चाई भी खड़ी हो, तब भी हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, आपने कभी कोई एग्जाम दिया हो और बिना पूरे सिलेबस को समझे बस अपने गट फीलिंग पर मान लिया हो कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, और फिर रिजल्ट के दिन जब असलियत सामने आती है तो शॉक भी लगता है और दुख भी। लेकिन इसका असली कारण होता है हमारा वही ओवर कॉन्फिडेंस जो बिना सॉलिड रीजन के पैदा हो जाता है। कई रिसर्च बताते हैं कि लोग अक्सर अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। एक फेमस स्टडी में ज्यादातर लोग खुद को एवरेज से बेहतर ड्राइवर मानते थे। सोचिए, ये कैसे पॉसिबल है कि सब लोग एवरेज से ऊपर हों? ये इल्यूजन ही है। हमारा दिमाग हमें ये यकीन दिला देता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, जबकि आंकड़े कुछ और कहते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें रिस्क लेने पर मजबूर करता है। हम सोचते हैं कि जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, फेलियर तो मेरे लिए नहीं बना, और इसी ब्लाइंड बिलीफ में हम वो गलतियां कर बैठते हैं जो समझदारी से बचाई जा सकती थीं। चाहे वो इन्वेस्टमेंट का फैसला हो, रिलेशनशिप में कोई बात हो या करियर में लिया गया कोई स्टेप। जब हम सोचते हैं कि हमसे बेहतर कोई सोच ही नहीं सकता, वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। लेकिन ये बायस बड़ा चुपचाप आता है। ये ईगो की तरह हमारे डिसीजंस के पीछे छिपा होता है, और जब तक हम समझते हैं कि हमने कोई बड़ी गलती कर दी है, तब तक नुकसान हो चुका होता है।
इसलिए जरूरी है कि हम खुद से ये सवाल पूछें, क्या मेरा कॉन्फिडेंस मेरी कैपेबिलिटी के बराबर है, या फिर मैं किसी फैक्ट या लॉजिक के आधार पर कॉन्फिडेंट हूं, या बस खुद की ही दुनिया में जी रहा हूं। ओवर कॉन्फिडेंस एक मीठा जहर है। शुरुआत में ये हमें एनर्जी और करेज देता है, लेकिन अगर हम खुद को रियलिटी से कनेक्ट नहीं करते तो यही करेज ब्लाइंड ईगो में बदल जाता है। जिंदगी में जरूरी है कॉन्फिडेंट होना, लेकिन उतना ही जरूरी है ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट। रॉल्फ डोबेली हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि सच्ची समझदारी उसी में है जब हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकें, जब हम जानें कि हमारी सोच भी गलत हो सकती है, हमारी कैलकुलेशन भी फेल हो सकती है। तभी हम ओपन माइंडेड डिसीजंस ले पाएंगे और तभी हम असली क्लैरिटी के साथ सोच पाएंगे। तो अगली बार जब आप खुद को किसी डिसीजन में 100% सही माने, जरा रुकिए और सोचिए, क्या यह आत्मविश्वास है या अत्यधिक आत्मविश्वास? क्योंकि पतन हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां हम मान लेते हैं कि हम कभी गिर ही नहीं सकते। चैप्टर 6, पीछे से समझ आने की भूल। कई बार जब कोई घटना घट जाती है, चाहे वो एक बड़ा एक्सीडेंट हो, किसी कंपनी का डूब जाना हो या किसी रिश्ते का टूट जाना, तो हम कहते हैं मुझे तो पहले ही लग गया था। ये लाइन सुनने में भले ही बहुत सधी सधी लगे, लेकिन क्या सच में हमें पहले से सब पता होता है? नहीं, यह सिर्फ हमारी सोच का एक धोखा होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हाइंडसाइट बायस, और हिंदी में कहें तो पीछे से समझ आने की भूल। कल्पना कीजिए, एक लड़का है राहुल। वो एक नामी कंपनी में काम करता है। कंपनी अचानक एक दिन घाटे में चली जाती है और सबकी नौकरियां खतरे में पड़ जाती हैं। क्यों? उन्होंने भी उसी कंपनी के शेयर खरीद रखे थे, क्योंकि असल में उन्हें कुछ नहीं पता था। यह सब घटना के बाद बनी सोच है, जिसे हम घटना के बाद सच मानने लगते हैं। मानव दिमाग को क्लैरिटी चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन जब जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है और जब कुछ अनचाहा हो जाता है, तो हमारा दिमाग रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पीछे जाकर चीजों को ऐसा ढाल देता है जैसे सब कुछ पहले से तय था। क्यों? क्योंकि इससे हमें कंफर्ट मिलता है। एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल पैदा होता है कि मैं तो जानता था, बस कह नहीं पाया। लेकिन सच यही है, हम नहीं जानते थे। रोल्फ डोबेली कहते हैं कि इंसान को भ्रम होता है कि वह अतीत को बिल्कुल सही समझता है, लेकिन यह समझ उस घटना के घटने के बाद ही पैदा होती है। जैसे किसी युद्ध के बाद हम कह देते हैं कि वो तो होना ही था। किसी इंसान की कामयाबी के बाद बोलते हैं उसमें तो बचपन से ही पोटेंशियल था, या फिर किसी की हार के बाद कहते हैं उसने मेहनत ही कहां की थी। लेकिन ये सारी बातें हम तब क्यों नहीं कहते जब नतीजा नहीं आया होता? हम इस बायस के शिकार तब और ज्यादा हो जाते हैं जब हम दूसरों को जज कर रहे होते हैं। किसी स्टार्टअप फाउंडर की नाकामी को देखकर हम आसानी से कह देते हैं उसका बिजनेस मॉडल ही खराब था, लेकिन जब वो ही इंसान सफल हो जाता है तो बोलते हैं उसकी विजनरी थिंकिंग कमाल की थी। यानी नतीजे के बाद हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है और हम अपने आप को यह यकीन दिला देते हैं कि हमें पहले से सब पता था। इसी बायस की वजह से हम सीखने के असली मौके खो देते हैं, क्योंकि जब हम खुद से ईमानदारी से यह नहीं स्वीकार करते कि हमें पहले से कुछ भी अंदाजा नहीं था, तो हम गलतियों का विश्लेषण भी ठीक से नहीं कर पाते। यही वजह है कि कई लोग बार बार एक ही गलती दोहराते हैं, क्योंकि हर बार वे पीछे मुड़कर कहते हैं मुझे तो पहले से पता था, और आगे बढ़ जाते हैं बिना यह समझे कि असल में कहां चूक हुई। हाइंडसाइट बायस हमारे लर्निंग प्रोसेस को डैमेज करता है। यह न सिर्फ हमारे पर्सनल ग्रोथ को रोकता है, बल्कि रिलेशनशिप्स, करियर डिसीजंस और इमोशनल मैच्योरिटी पर भी असर डालता है। तो अब सवाल यह है, इससे बचें कैसे? सच्चाई यह है कि हम हर चीज पहले से नहीं जान सकते, इसलिए सबसे पहली बात यह समझनी चाहिए कि अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना भी एक ताकत है। जब हम मान लेते हैं कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है और हमें सब कुछ नहीं पता, तभी हम ओपन माइंडेड डिसीजंस लेना सीखते हैं। तभी हम गलतियों से सीखते हैं, न कि उन्हें छुपाते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको चौंकाए, तो यह मत कहिए कि मुझे तो पहले से पता था, बल्कि खुद से कहिए अब मैं समझ पाया कि ऐसा क्यों हुआ और मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही सोच एक समझदार इंसान की पहचान है। यही है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। अगर यह थॉट प्रोवोकिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी हाइंडसाइट बायस का अनुभव किया है। सोच को साफ करना है तो अपनी ही सोच पर सवाल उठाना सीखिए। चैप्टर 7, प्रस्तुति का प्रभाव। कभी आपने गौर किया है कि एक ही बात अगर दो अलग अलग तरीकों से कही जाए
तो उसका असर कितना अलग हो सकता है। मान लीजिए कोई डॉक्टर कहता है इस ऑपरेशन से 90% मरीज ठीक हो जाते हैं जी, और वहीं अगर वो कहे इस ऑपरेशन में 10% मरीजों की जान चली जाती है। सोचिए, दोनों बातें एक ही हैं, आंकड़े भी बिल्कुल एक जैसे, लेकिन सुनने वाला किस ओर झुकेगा? जाहिर सी बात है, जहां उम्मीद ज्यादा दिख रही हो। यही है प्रस्तुति का प्रभाव, द फ्रेमिंग इफेक्ट। ये हमारी सोच के साथ चुपचाप खेलता है, हमारी परसेप्शंस को मोड़ देता है और हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारा अपना विचार है, जबकि असल में वो किसी और की सोच का क्लेवरली प्रेजेंटेड वर्जन होता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो तर्क से कम और भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होता है। हमें यह लगता है कि हम रैशनल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सोच अक्सर उस ढांचे पर टिकी होती है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें 2 ग्रुप्स को एक ही बीमारी के इलाज की जानकारी दी गई। पहले ग्रुप से कहा गया कि इस इलाज में 37% सक्सेस रेट है और दूसरे से कहा गया कि इसमें 30% फेलियर रेट है। अब आप ही बताइए, कौन सा ग्रुप इलाज के लिए ज्यादा तैयार होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने। सक्सेस वाले फ्रेम को सुनने वाले लोग ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा तैयार थे, जबकि फेलियर वाली बात सुनकर लोग डर गए। यहीं पर हमारी सोच की डायरेक्शन बदल जाती है और हम अपने डिसीजंस पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हमें लगता है हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पर क्या वो सोच वाकई हमारी अपनी होती है? इमेजिन कीजिए, आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं। एक पैकेट पर लिखा है 90% फैट फ्री और दूसरे पर लिखा है कंटेन्स 10% फैट। अब आप किसे खरीदेंगे? जरूर पहला वाला आपको ज्यादा हेल्थी लगेगा, क्योंकि फैट फ्री शब्द सुनकर दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाती है, जबकि कंटेन्स फैट पढ़ते ही नेगेटिव वाइब आने लगती है। हमारी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले, शादी, नौकरी, इन्वेस्टमेंट्स या यहां तक कि कोई बड़ी सर्जरी, सब डिसीजंस कभी कभी सिर्फ इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि सामने वाला अपनी बात को किस फ्रेम में पेश करता है। अब सोचिए, जब इतना असर प्रेजेंटेशन का होता है तो क्या हम कभी भी ट्रूली फ्री सोच सकते हैं, या फिर हम बस उन शब्दों और शब्दों के अंदाज के गुलाम हैं जो हमारे आसपास से हमारे जहन में उतरते जा रहे हैं? रॉल्फ डोबेली यही दिखाना चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन सिर्फ पैकेजिंग नहीं होती, ये हमारी सोच की पूरी दिशा बदल सकती है। और अगर हम इस फ्रेमिंग इफेक्ट को पहचान लें तो हम अपने डिसीजंस में औरों के इन्फ्लुएंस से बच सकते हैं। कई बार हम रिश्तों में भी इसी वजह से उलझते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा वो तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, सी, और किसी और ने कहा वो सिर्फ दिखावा करता है। अब आप किस बात को ज्यादा मानेंगे, ये इस पर निर्भर करेगा कि वो बात आपको किस फ्रेमिंग में दी गई। यही रीजन है कि मीडिया, मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, ये तीनों दुनिया के सबसे बड़े माइंड चेंजर्स हैं, क्योंकि उन्हें प्रेजेंटेशन की ताकत पता है। वो जानते हैं कि हमें डर दिखाना है या उम्मीद, किस फ्रेम में रखेंगे तो हमारा ध्यान उधर जाएगा। अब जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिले तो खुद से एक सवाल जरूर कीजिए, क्या ये बात ऐसे ही कही जा रही है या मुझे किसी खास डायरेक्शन में सोचने के लिए तैयार किया जा रहा है? बस यही अवेयरनेस आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी, क्योंकि जो इंसान फ्रेमिंग इफेक्ट को समझ जाता है वो सिर्फ सुनता नहीं, सोचता है। और आज के दौर में सुनने वालों की नहीं, सोचने वालों की कदर है। चैप्टर 8, आत्महित पूर्वाग्रह। मानव मन बड़ा ही विचित्र है। जब भी कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है कि ये हमारी मेहनत, बुद्धि और समझदारी का नतीजा है, लेकिन जब जिंदगी में कुछ गलत होता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो अचानक हम दोष किसी और को देने लगते हैं, किस्मत को, सिस्टम को, समय को और कभी कभी दूसरों को भी। यही है वो सोचने की गलती जिसे कहा जाता है सेल्फ सर्विंग बायस, यानी आत्महित पूर्वाग्रह। कल्पना कीजिए, एक छात्र परीक्षा में टॉप कर जाता है। वह गर्व से कहता है, मैंने कड़ी मेहनत की थी, मैं होशियार हूं, मैंने स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की। अब वही छात्र अगर फेल हो जाए तो क्या कहेगा? पेपर्स बहुत कठिन थे, टीचर ने नंबर नहीं दिए, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। क्या आपने कभी खुद को ऐसी ही सिचुएशन में पाया है, जहां सफलता का पूरा क्रेडिट आपने खुद को दिया, लेकिन असफलता को बाहरी कारणों के हवाले कर दिया? हम सभी इस मानसिक चाल में कभी न कभी फंसते हैं, और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने ही दिमाग के इल्यूजन में जी रहे हैं। यही सेल्फ सर्विंग बायस का सबसे खतरनाक पहलू है। यह न सिर्फ हमारी सच्चाई से दूर ले जाता है, बल्कि हमें सुधारने का मौका भी छीन लेता है। अब सोचिए, एक कंपनी में 2 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। एक का परफॉर्मेंस अच्छा है,
दूसरा स्ट्रगल कर रहा है। जो एम्प्लॉई अच्छा कर रहा है वो खुद को ही जीनियस मानने लगेगा, जबकि जिसकी परफॉर्मेंस डाउन है वो बोलेगा मैनेजर बायस्ड है, वर्कलोड ज्यादा है, टीम सपोर्ट नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि ये एक्सक्यूजेस झूठ होते हैं, लेकिन असली समस्या ये होती है कि हम इंट्रोस्पेक्शन बंद कर देते हैं। हम ये मानना ही नहीं चाहते कि कहीं हमारी भी कोई कमी हो सकती है। हमारी ईगो को ठेस पहुंचती है और हमारा माइंड एक इनविजिबल आर्मर बना लेता है जो ब्लेम को अंदर आने ही नहीं देता। सेल्फ सर्विंग बायस से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम सीखने की क्षमता खो देते हैं। जब हम हर फेलियर का दोष किसी और को देते हैं तो हम कभी उस रूट कॉज तक पहुंच ही नहीं पाते जो हमें बेहतर बना सकता है। और अगर हम अपनी ही गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाए तो भला उनसे सीखेंगे कैसे? सच तो यह है कि सफलता और असफलता दोनों ही हमारी टीचर होती हैं। सफलता हमें इंस्पायर करती है, लेकिन असफलता हमें शेप करती है। और अगर हम असफलता का चेहरा देखने से ही डरने लगे तो हमारा ग्रोथ हमेशा अधूरा रहेगा। सेल्फ सर्विंग बायस एक तरह का साइकोलॉजिकल कंफर्ट है जो शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा महसूस कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी सोच को शैलो बना देता है। इस बायस की वजह से न रिश्ते ईमानदार रह पाते हैं, न करियर में सुधार हो पाता है, और न ही हम अपने भीतर झांक पाते हैं। तो अगली बार जब कुछ अच्छा हो तो खुश होइए, लेकिन ह्यूमिलिटी के साथ। और जब कुछ गलत हो जाए तो एक पल ठहरिए और खुद से सवाल पूछिए, क्या इसमें मेरी भी कोई भूमिका थी? शायद जवाब हाँ में हो, और शायद यही हाँ आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाए। जिंदगी में क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से ईमानदारी करना सीखिए, क्योंकि सच्चे बदलाव की शुरुआत तब होती है जब हम अपने ही अंदर झांकना शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि अगर हम सोचने की क्लैरिटी चाहते हैं तो हमें अपनी ईगो की दीवारें तोड़नी होंगी, क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ बाहर नहीं मिलती, वो हमारे अंदर होती है, और उसे देखने के लिए जरूरत होती है सच्ची नजर की, ईमानदार सोच की। तो अब से जब भी जिंदगी कोई नया एक्सपीरियंस दे, अच्छा या बुरा, उस पर सोचिए, समझिए और खुद से सच्चाई में बात कीजिए, क्योंकि तभी आप सच में क्लियरली सोच पाएंगे। चैप्टर 9, नियंत्रण का भ्रम। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है, कि अगर हम सही सोचें, सही मेहनत करें तो हर चीज हमारे हिसाब से चल सकती है? यह सोच बहुत कंफर्टिंग लगती है ना? लेकिन जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि हम कई बार बस कंट्रोल के भ्रम में जी रहे होते हैं। मान लीजिए कोई इंसान हर दिन एक लकी कॉइन अपने पर्स में रखता है और मानता है कि उसी सिक्के की वजह से उसका दिन अच्छा गुजरता है। अब सोचिए, क्या वाकई उस सिक्के में कोई जादू है, या फिर सिर्फ उस इंसान की सोच है जो उसे कंट्रोल में होने का इल्यूजन देती है? बचपन में जब बारिश होती थी, हम छत की तरफ देखकर सोचते थे, मेरी दुआओं की वजह से बारिश आई। हम खेल जीतते तो कहते, मैंने स्पेशल सॉक्स पहनी थी आज इसलिए जीता। ये सब बस मन के बहलाव के तरीके होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये इल्यूजन और गहरा होता जाता है। हमें लगता है कि हम स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़कर हर रास्ता, हर मोड़ अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, लेकिन जिंदगी एक परफेक्ट गेम नहीं है। यहां रैंडमनेस यानी अप्रत्याशितता का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर भी हम अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर लेते हैं कि वो हर इवेंट में हमारा कोई ना कोई इन्फ्लुएंस ढूंढने की कोशिश करता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए, आपने किसी ऑनलाइन एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब आप सोचते हैं कि मैंने जिस कलर की शर्ट पहनी थी शायद वो लकी थी, या फिर उस दिन मैंने कॉफी नहीं पी थी इसलिए मेरा माइंड शार्प रहा, और धीरे धीरे आपका ब्रेन इन पैटर्न्स को पकड़ने लगता है और मान लेता है कि ये सब कंट्रोल में था। यही है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब हम उन चीजों पर भी कंट्रोल मान लेते हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं। मानव दिमाग नेचुरली केओस को पसंद नहीं करता। जब कोई चीज रैंडम या अनसर्टेन होती है तो हमें एंजाइटी होती है। इस अनजाने डर को शांत करने के लिए हम ऐसी कहानियां बना लेते हैं जो कंट्रोल का इल्यूजन पैदा करती हैं। जैसे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर सोचते हैं कि उन्होंने मार्केट को समझ लिया है, जबकि सच ये है कि मार्केट हजारों फैक्टर्स से चलता है जिनमें इंसानी सोच सबसे छोटा हिस्सा है। फिर भी वो अपने डिसीजंस को मास्टर मूव मानते हैं, और जब नुकसान होता है तो या तो ब्लेम दूसरों पर डालते हैं या फिर किस्मत पर। लेकिन कंट्रोल का जो भ्रम उन्होंने खुद पाल रखा होता है वो कभी टूटने नहीं देते। सोचिए, अगर हमें यह लगने लगे कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या हम ज्यादा पीस में नहीं होंगे? क्या हम ज्यादा खुले दिमाग से चीजों को समझ नहीं पाएंगे? जब हम मान लेते हैं कि हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है,
तब हम सच्चे फ्रीडम के करीब पहुंचते हैं। असल इंटेलिजेंस वहीं होती है जहां हम अपनी सीमाओं को पहचान लें, यह समझ लें कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। कोशिश करना बुरा नहीं, लेकिन हर चीज को अपनी ही वजह से होना मान लेना, यह खतरे की घंटी है। रॉल्फ डोबेली हमें यह नहीं कह रहे कि हम हेल्पलेस हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि जो चीजें वास्तव में हमारे हाथ में हैं, जैसे हमारी मेहनत, सोचने का तरीका, प्लानिंग, उन्हें तो मजबूती से पकड़ो। लेकिन जो चीजें अनकंट्रोलेबल हैं, जैसे दूसरों की सोच, मौसम, लक या एक्सटर्नल इवेंट्स, उनके बारे में खुद को इल्यूजन में मत रखो। कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्लैरिटी तब मिलती है जब हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये ठीक है, क्योंकि कंट्रोल छोड़ने में भी एक सुंदरता है, एक सच्ची टुडे की शांति और कल की सही तैयारी। चैप्टर 10, यथास्थिति से चिपके रहना। कई बार हम जिंदगी में ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमें आगे बढ़ाने के बजाय हमें उसी पुराने कंफर्ट जोन में बनाए रखते हैं। न हमें वो पसंद होते हैं, न ही हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं, फिर भी हम उन्हें छोड़ते नहीं। वजह एक अंदर से उठती अजीब सी सोच की आदत, जिसे रॉल्फ डोबेली ने नाम दिया है स्टेटस क्वो बायस, यानी यथास्थिति से चिपके रहना। सोचिए एक पल के लिए, आपने अपने पुराने कपड़े, टूटे फूटे मोबाइल फोन या किसी अधूरी रिलेशनशिप को बस इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि अब तक तो यही चल रहा था, चलो जैसे तैसे ठीक ही है, या बदलने में बहुत झंझट है जैसी बातें मन में चल रही थीं। क्या वाकई या कहीं ये हमारी सोच का एक साइलेंट ट्रैप है? रॉल्फ डोबेली एक बेहद साधारण पर सच्ची बात बताते हैं। इंसान बदलाव से डरता है, भले ही वो बदलाव उसके हक में ही क्यों ना हो। हमें पुराने डिसीजंस में कंफर्ट मिलता है, एक फॉल्स सेंस ऑफ फेमिलियरिटी। भले ही हम जानते हों कि नया ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद है, हम सोचते हैं कि जो चीज चली आ रही है वही ठीक है। यही है स्टेटस क्वो बायस, जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को जकड़ लेता है। मान लीजिए एक आदमी है जिसे रोज सबवे से ऑफिस जाना पड़ता है। सालों से वह एक ही रूट लेता है, रोज वही भीड़, वही देर से पहुंचना, वही फ्रस्ट्रेशन। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि एक नया रूट खुला है, कम भीड़, तेज ट्रैवल और ज्यादा आराम। पर वह डिसाइड नहीं कर पाता। वो सोचता है, क्या पता नया रूट उतना अच्छा ना हो, इतने सालों से तो यही ले रहा हूं, अब बदलने की जरूरत क्या है? और वो फिर उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ता है। अब सोचिए, क्या यह फैसला तर्क पर आधारित है या सिर्फ आदत और झूठी फेमिलियरिटी की वजह से लिया गया है? हम सब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में भी यही करते हैं। एक जॉब जो हमें पसंद नहीं, एक प्रोडक्ट जो आउटडेटेड हो चुका है, एक बिलीफ जो हमें रोक रहा है, फिर भी हम उसमें टिके रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो नया है उसमें रिस्क है, अनसर्टेनिटी है और इंसान की सोच उसे स्टेबल दिखने वाले डिसीजंस की तरफ नेचुरली खींचती है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है, ग्रोथ कभी स्टेटस क्वो में नहीं होती। अगर हम वाकई कुछ बदलना चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या माइंडसेट, तो हमें सबसे पहले इस सोच के जाल को तोड़ना होगा, वरना हमारी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रह जाएगी, जैसे कोई पुराना फैन जो चल तो रहा है पर हवा नहीं दे रहा। रॉल्फ डोबेली बताते हैं कि जब भी आप कोई नया फैसला लें तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, अगर यह विकल्प अभी अवेलेबल होता और पुराना नहीं होता तो क्या मैं इसे चुनता? यही सवाल आपके दिमाग के अंदर छिपे बायस को बेनकाब कर देगा। सोचिए, कितनी बार हम सिर्फ इनर्शिया की वजह से जिंदगी के कीमती साल गंवा देते हैं। हम नए एक्सपीरियंसेस, नई अपॉर्चुनिटीज और एक बेहतर वर्जन ऑफ लाइफ को सिर्फ इसलिए अवॉइड कर देते हैं क्योंकि हमें जो है वही ठीक है वाली माइंडसेट से कंफर्ट मिलता है। लेकिन याद रखिए, कंफर्ट और क्लैरिटी में बड़ा फर्क होता है। स्टेटस क्वो बायस आपको कंफर्ट देता है, क्लैरिटी नहीं। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि सबसे बड़ा रिग्रेट वही डिसीजंस होंगे जो आपने कभी लिए ही नहीं। तो अब वक्त है अपनी सोच को थोड़ा हिला देने का, खुद से सवाल पूछने का और यह समझने का कि जो चल रहा है जरूरी नहीं कि वही सबसे अच्छा हो। कभी कभी बदलाव ही वो रास्ता होता है जो हमें खुद से मिलवाता है। अगर आपको ये सोच पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी स्टेटस क्वो से बाहर निकलने की हिम्मत कर सकें, क्योंकि जिंदगी तभी बदलती है जब हम अपनी सोच बदलने को तैयार होते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।